हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की इस क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम जो है वो बेसिक फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को पता है कि फ़िज़िक्स का जो बेस है वो किससे जुड़ा हुआ है? जो फ़िज़िक्स होते हैं वो पूरी जो फ़िज़िक्स हैं वो हमारे मैथमेटिक्स से जुड़ा होता है। इसलिए हमें फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले कुछ मैथमेटिक्स के रूल्स, फार्मूलाज़ को हमें माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हम फ़िज़िक्स को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारा फंडामेंटल जो होता है वो मैथमेटिक्स होते हैं फॉर फिज़िक्स। ठीक है? और वेक्टर्स, ठीक है ना? तो हम जो है वो आज इसी फंडामेंटल मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स को स्टार्ट करेंगे जो हमारे फिजिक्स में जो है वो यूज़ होगा। ठीक है? तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि फार्मूलाज़ देखेंगे, क्या-क्या फार्मूलाज़ मैथमेटिक्स में हैं जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होते हैं। ठीक? कुछ कर्व्स रहेंगे, है ना? कर्व्स को देखेंगे, कौन सा कर्व क्या बता रहे हैं और वो कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। ठीक है? और इससे रिलेटेड हम जो फार्मूला हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपको फार्मूला भी क्लियर हो जाए। क्लियर? तो हम जो है वही ये जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़ना है हमको, है ना? तो आप ये मत सोचना कि हम मैथमेटिक्स पढ़ने लग गए हैं, ऐसे नहीं। ये आपका मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की बेस है। ठीक है? तो यहाँ पर हम वही चीज़ें वही मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होगा। ठीक है? तो देखो, इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है? मैं अभी बताया आपको कि मैथमेटिक्स के बिना हम फिजिक्स जो है वो के बारे में नहीं सोच पाएंगे। ठीक ना? तो मैथमेटिक्स क्या चीज़ है? मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इट बिकम्स वेरी इजियर टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द फिजिकल प्रिंसिपल। ठीक है? हम कोई भी फिजिकल प्रिंसिपल को समझने के लिए क्या करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए हम मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं और ये ईजी हो जाता है उस थ्योरी को, उस प्रिंसिपल को समझने के लिए। इफ़ वी हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, यदि हमारे पास गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स है तो हम जो है इसको अप्लाई करके जो फिजिकल प्रिंसिपल्स है उसको आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, Newton's law of gravitation state that every body in this universe attracts every other body with the force which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them। देखो, अब ये जो न्यूटन्स का जो लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ है ना, ये हमारे पास एक स्टेट है क्या कि एवरी बॉडी जो है इस यूनिवर्स में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना? अट्रैक्ट करते हैं। जो जो फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर मासेस, यानी कि उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। और उन मासेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उनके क्या होते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम ये जो है वो किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं? हम इसको बोल रहे हैं मैथमेटिकली लैंग्वेज में। कैसे? देखो, जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं ना, उसी को हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, दिस लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल मैथमेटिकल रिलेशनशिप, कि जो हमें बोले कि एफ क्या चीज़ है यहाँ पर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द, देखो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पर जो m1 m2 क्या चीज़ है, उस ऑब्जेक्ट की या उस जो भी आपके पास बॉडीज़ हैं उसकी मासेस हैं। फर्स्ट बॉडी का मास m1, सेकंड बॉडी का मास क्या चीज़ है आपका, m2 है। ठीक है? तो और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी r है, तो यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं कि जो मासेस होती हैं दोनों की, देयर मासेस, जो फोर्स होते हैं इज प्रोपोर्शनल टू द, है ना? यहाँ पर हमने ये बोला ना कि फोर्स इज ए प्रोपोर्शनल टू द देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है? तो ये होते हैं। अब दोनों का मिक्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, f इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है? और f को प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट की नीड होती है, तो हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पर क्या लिखते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर? तो ये क्या हुआ हमारा, ये जो है वो जो यहाँ पर हम सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक बोले थे उसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब अगर आप इस मान लो अगर पूरे सेंटेंस को याद नहीं रखे हो, अब अगर फॉर्मूला आप याद रखो कि एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू द m1 अपॉन m2 बाई आर स्क्वेयर, तो आप इसी फॉर्मूला के बेस पर क्या कर सकते हो, ये पूरे लाइन को आप लिख सकते हो। क्लियर? तो ये चीज़ें यहाँ पर हेल्प कर जाती है किसके लिए, थ्योरी चीज़ को समझने या थ्योरी या प्रिंसिपल को समझने में बहुत हेल्प करते हैं हमारा जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, द टेक्निक्स ऑफ द मैथमेटिक्स सच एज अलजेब्रा,
ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ग्राफ एंड लॉगरिथम कैन बी यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शन फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन। ठीक है, हम इसी सब के बारे में पढ़ेंगे, अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रीज देखेंगे, कैलकुलस देखेंगे, ग्राफ, लॉगरिथम, ये सब देखेंगे जो कि हमारा क्या करते हैं, बेसिक इक्वेशंस को प्रेडिक्ट करते हैं, है ना। यूज टू मेक प्रेडिक्शन फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशंस को बनाने में क्या करता है आपका ये यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, हम अलजेब्रा देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, सब चीज़ को। ठीक है, तो इफ़ वी आर पुअर एट ग्रामर, ध्यान देना यहाँ पर क्या चीज़ बोल रहे हैं, है ना। इफ़ वी आर पुअर एट ग्रामर and vocabulary, it would be difficult for us to communicate for feeling similarly। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ग्रामर में या वोकेबुलरी में जो पुअर होते हैं तो हम जो है वो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेट करने में, अपने फीलिंग्स को शेयर करने में क्या करते हैं, हमें डिफ़िकल्टी होती है। सेम इसी तरह से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग ऑफ फिजिक्स द बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज मस्ट। ठीक है, सेम इसी तरह से हमारे पास क्या होना चाहिए, बेसिक मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर फिजिक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, जो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स उसको बढ़ाना होगा, उसको अच्छे से रखना होगा। क्लियर है ना। तो जिस तरह से हमको कम्युनिकेट करने के लिए वोकेबुलरी की नीड होती है, सेम वैसे ही हमें जो है वो फिजिक्स को समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें जो है मैथमेटिक्स की नीड होती है। इन दिस इंट्रोडक्टरी चैप्टर वी विल लर्न सम फंडामेंटल मैथमेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो है वो बहुत ही बेसिक जो जितने भी फंडामेंटल आपके पास मैथमेटिक्स है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रा क्या चीज़ होता है। अलजेब्रा में हम कौन कौन से इक्वेशंस को देखते हैं। अलजेब्रा मतलब क्या चीज़ होते हैं, अलजेब्रा जिसमें हम एक्स वाई जेड के बारे में क्या करते हैं, मतलब हम किसी क्या बोलते हैं उसको, एक जो एक्स वाई जेड के टर्म्स में हम कोई कांस्टेंट ना लेकर क्या करते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं। एक्स वाई जेड को हम जो है वो अलजेब्रा के क्या क्या बोलना चाहिए उसको, अलजेब्रा इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन को हम एक्सप्रेस करने के लिए एक्स वाई जेड जो भी आपका अल्फ़ाबेट्स है इसको यूज़ करते हैं, है ना, वेरिएबल्स को। देखो इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ होती है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, आप सब जानते हो इस चीज़ को, लेकिन हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला बनते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना। कोई भी इक्वेशन है अगर वो सेकंड डिग्री के हैं, है ना, मतलब अगर वो उसकी डिग्री 2 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर जो ए और ए बी सी जो है आपके पास क्या चीज़ है, ये जो है आपका कांस्टेंट है ना। ओके है ना। यहाँ पर देखो ये आपके पास क्या चीज़ है, बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्या चीज़ है, इसकी डिग्री 2 होना चाहिए। देखो इसकी डिग्री 2 कैसे हम पता करेंगे, ये पूरी इक्वेशन में हमें क्या देखना है, हाईएस्ट डिग्री देखना है ना। तो हाईएस्ट डिग्री किसकी है जी, एक्स की पावर 2, ए एक्स पावर 2, है ना, प्लस कितना आपका बी एक्स है और प्लस कितना है सी। तो इस पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपके पास क्या होगी, उस पूरी इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। ओके ओके है ना। तो अब यहाँ पर हियर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो ए है क्या चीज़ है आपका जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वैसे बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है और सी इज़ द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एक्स इज़ द वेरिएबल, यहाँ पर एक्स क्या चीज़ है, वेरिएबल है। ये अपना ए बी और सी तीनों जो है वो कांस्टेंट टर्म है ना। बट हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए को जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलेंगे, एक्स मतलब बी को हम जो है वो एक्स का कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, एक्स इज़ अ वेरिएबल। तो हम इस इक्वेशन का अगर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसका हम क्या कर सकते हैं जी, रूट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है रूट फाइंड आउट करने का तरीका, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर ए बी सी हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, गिवन रहेगा, वहाँ से हम ए बी सी को यहाँ से एक बी और सी यहाँ से कंपेयर कर देंगे। इस इक्वेशन से हम जो है वो जो गिवन इक्वेशन है उसमें से ए बी सी को कंपेयर कर लेंगे, है ना। इसको हम एक आध एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन के हमें रूट्स अगर फाइंड आउट करनी होगी तो हम ये जो फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे। क्लियर, कि एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट में जो पॉइंट लिखा है उस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं ना। नोट,
फर्स्ट है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लेते हैं कि अल्फ़ा, देखो हाँ ये चीज़ और ध्यान देना कि जो जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी हुई जी 2, तो डिग्री जितनी होती है उतनी ही उसके क्या मिलते हैं, हमें रूट्स मिलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर डिग्री 2 है, मतलब हमें कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक। अब यदि हम मान लेते हैं कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन सम ऑफ रूट्स, हम सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए। बी और ए जो है कम कहाँ से कंपेयर करेंगे, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा वहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे। तो जो सम ऑफ रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ बी बाई ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा जी, सी बाई ए होगा। जो कॉन्स्टेंट टर्म रहता है ना, कॉन्स्टेंट ए बी सी, उसी से हम क्या करते हैं, इसका सम ऑफ रूट्स और जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या बात की आपको क्लियर हो गई। हमने अभी क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला देख लिया, है ना। उसके बाद हमने देखा कि सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ रूट्स देखिए, अल्फा प्लस बीटा एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा के टर्म में। क्लियर। तो ये अल्फा बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, सी बाई ए, और जो आपका सम ऑफ रूट्स है वो कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होगा। ध्यान में रखना है आपको। ठीक है इसको। ओके चलिए, फर्स्ट अपने देख लिया। देखते हैं ये वाली इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो इसको हम कंपेयर करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन, ये आपका दिया है ना। तो इसको हम जो है वो मेन हमारा जो इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे हम कंपेयर करते हैं। देखो तो ए की जगह हमें क्या दिख रहा है जी, ए की जगह हमें 10 दिख रहे हैं, बी की जगह हमको क्या दिख रहा है, बी। हमको पूरा देखना है ना कि एक्स का कोएफिशिएंट कितना है। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना था, बी, तो यहाँ पर एक्स का पूरा कोएफिशिएंट कितनी है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स का जो पूरा कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या चीज़ है, 27 है। ठीक है। वैसे ही लास्ट में सी की जो वैल्यू है कितनी है आपका, सी की वैल्यू जो है वो 5 है। क्लियर। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल गया, ए बी और सी की वैल्यू। ठीक। तो हम बाई कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, हम जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन से पता कर लिए कि जो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, बी की वैल्यू कितनी है, -27 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर हमने उसको लिख दिया। अब उसके बाद हम जो फॉर्मूला, हमको पता है क्या कि जो एक्स की जो वैल्यू होती है रूट निकालने के लिए क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। इस फॉर्मूला में क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो माइनस, यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है, माइनस ऑलरेडी पहले से था, ये बी हमारा की क्या चीज़ है, -27, है ना। बी हमारे पास जो है वो -27 है ना। तो हमने बी की जगह क्या लिखा जी, -27 लिखा। उसके बाद प्लस माइनस का साइन, प्लस माइनस साइन, अंडर द रूट ऑफ में हमने क्या लिखा, देखो बी स्क्वेयर था तो हमने बी की जगह -27 लिखा, इसका स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना लिखा, 10 इंटू सी की जगह कितना है हमारा वैल्यू जो है, सी की वैल्यू 5 है तो हमने 5 लिखा। नीचे में पास कितना है, 2 इंटू ए, 2 इंटू यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +27। अब ये जो रूट्स के अंदर है उसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस तो हो ही गया, है ना, प्लस माइनस आपका हो गया। अब अंडर द रूट ऑफ को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 27 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 27 का स्क्वायर मतलब -27 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या चीज़ होगा आपका 27 का ही स्क्वायर लिखेंगे, है ना, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो इसका स्क्वायर निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर ना, ये हो जाएगा आपका 7 7 जा 49 हो जाएगा, 4 इधर कैरी बचेगा, है ना, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 और 4 32, 32 का 2 और बचा कितना 3, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 और 3 कितना होगा 7, तो ये 729 ना, 729 क्या हो गया, 27 का स्क्वायर मिल गया, है ना। तो हमें क्या मिल गया, 27 का स्क्वायर जो है वो 729 मिल गया, है ना। अब इधर देखो इसको 4 इंटू 10 40, 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा 200। तो हम दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा जी, हमें मिल जाएगा 9, इधर 9 मिलेगा, इधर आपका 2 मिलेगा, और 5 में 2 चला गया कितना मिलेगा, मतलब 7 में 2 चला गया तो 5 मिलेगा। तो हमें अंडर द रूट ऑफ कितना मिला, इस वैल्यू मतलब पूरे अंडर द रूट ऑफ में हमें मिल गया कितना 529 मिल गया, है ना, 529। अब ये 529 किसका स्क्वायर होते हैं, तो 529 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होते हैं, है ना। तो ये जो है वो 23 का स्क्वायर 529 होता है, ठीक ना। 23 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, वो होता है आपका 529। तो जो अंडर द रूट ऑफ है, तो अंडर द रूट ऑफ 20 मतलब 529 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी 23। तो इसलिए यहाँ पर पूरे इस रूट की जगह पर कितना है 23 आया, ठीक है। और नीचे आपका 2 10 से कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर है तो की बात है।
क्लियर। तो अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पर देखो 27 प्लस माइनस आपके पास क्या है 23/22, तो प्लस साइन लेकर चलेंगे एक बार माइनस साइन लेकर चलेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, टू रूट्स मिलेंगे। तो पहला हम मानते हैं कि एक्स वन रूट है, एक्स वन क्या चीज़ है, हम प्लस को लेकर चले तो 27 प्लस क्या हो जाएगा 23/20, जिसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया जी 5/2 मिल गया। वैसे ही एक्स टू के लेकर चलेंगे तो हम जो है वो माइनस साइन को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 27 माइनस 23/20, जिसको सॉल्व करने से हमें क्या मिल गया 1/5 मिल गया। तो हमारे पास दो रूट्स मिल गए। मैं बताया था कि डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा क्या मिलेगा, टू रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर टू रूट्स कौन कौन से मिल गए, एक रूट्स मिला 5/2 और दूसरा रूट मिल गया हमें कितना 1/5। क्लियर। तो ये चीज़ हो गया आपका जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल, और उसका जो इक्वेशन था, उसका जो फार्मूला था, ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा जो एल्जेब्राइक फॉर्म है उसको देख लेते हैं। दूसरा जो आपके पास है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक ना। ये बाइनोमियल थ्योरम आपका फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ना। मतलब ये कोई फार्मूला आपको मतलब कहीं पर भी जो है वो किसी हर मतलब डेरिवेशंस में ये बाइनोमियल एक्सपांसन या बाइनोमियल थ्योरम की जो है वो नीड होती है। क्लियर। तो इसको देखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, देखो, इफ़ n इज़ एनी नंबर पॉजिटिव, निगेटिव और फ्रैक्शन। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास जो n है वो कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, एंड x इज़ एनी रियल नंबर, और x जो है एनी रियल नंबर है, सच दैट x इज़ लेस देन 1, दैट इज x लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ध्यान देना, हमारे पास जो x है ना वो आपका रियल नंबर होना चाहिए, और रियल नंबर कैसा, वो हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 1 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेस देन और -1, मतलब ये जो x जो है ना आपके पास -1 और 1, -1 और +1 के बीच में ही रहना चाहिए, ऐसा। ठीक है, -1 से भी छोटा नहीं होना चाहिए और ये 1 से भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो रेंज है, x की जो रेंज है वो -1 to +1, मतलब ये याद रखना आपको, जो x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तब ये जो फॉर्मूला है वो काम यूज़ होता है। क्लियर। तो देन अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम में क्या होगा, देखो ये आपका ये जो है वो फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला हम जो है देखेंगे, 1 + x⁴n अगर ये रहेगा, तो देखो यहाँ पर हम n लिखे थे, तो n बोले थे ना, तो n क्या चीज़ है आपका, n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर जो x है, ये x जो है वो इस वाली 1 से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, x इज़ लेस देन 1। क्लियर। तब हम जो है वो बाइनोमियल एक्सपांसन या बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, और इसका फॉर्मूला ये होता है, क्या चीज़, 1 + nx + nn-1/2 x² + nn-1 n-2/3 x³ जैसे जो है वो बढ़ते जाएगा nn-1 n-2 n-3/4 4x⁴। तो ये चीज़ें जो है वो इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको जो है वो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कैसे इस काम करते हैं। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1 + x⁴n होता है, वो क्या होता है, 1 + nx + nn-1/2 x² + nn-1 n-2/3 x³ करके बढ़ता जाता है। क्लियर। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लो कि फैक्टोरियल क्या चीज़ होता है। ये 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 फिर एक कम करते जाएंगे ऐसा, तो 1 तक, जब तक ये 1 तक नहीं चले जाता तब तक हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते जाते। जैसे अगर यहाँ पर मान लो 3 फैक्टोरियल को अगर हम देखें, तो 3 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 3 फिर एक कम करेंगे तो 2 फिर एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये जो है वो क्या चीज़ है, फैक्टोरियल का मतलब होता है। क्लियर। जैसे अगर मैं मुझे बोलेगा 5 फैक्टोरियल करके, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 5 एक कम करो 4 फिर एक कम करो कितना हो जाएगा 3 फिर एक कम करो 2 फिर एक कम करो कितना हो जाएगा 1। तो हमें 1 तक जाना होता है। ठीक है, तो हम जो है वो 5 फैक्टोरियल का एक्सपांस ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया। हाँ, क्लियर यहाँ तक की बात है, फैक्टोरियल जो है वो। अब यहाँ पर नोट में जो पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो, हाँ, नोट फर्स्ट वही, अभी जो x है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 1 से। ठीक ना, तो x बोलो या mod of x बोलो, ये जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। देन ओनली द फर्स्ट 2 टर्म्स आर सिग्निफिकेंट, देन ओनली द फर्स्ट 2 टर्म्स आर सिग्निफिकेंट। अच्छा,
देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को हम जो है वो समझते हैं। एक्स इज़ लेस देन वन है, मतलब एक्स जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो क्या चीज़ आपका जी 0.1 है, मान लेते हैं, ठीक है। इस 0.1 को हम ले लेते हैं क्या चीज़, एक्स जो है वो 1 से जो है वो कम है, बिल्कुल कम है ना। तो अब हम जो है वो इसको अप्लाई करते हैं, बोल रहे हैं ना कि ओनली 2 टर्म्स आर सिग्निफिकेंट, बाकी के जो अदर टर्म्स हैं, हायर टर्म्स है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों? हम इसको फॉर्मूला से समझते हैं, सॉरी, इसको जो है हम फार्मूला से समझते हैं। देखो यहाँ पर ये फार्मूला था, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को 0.1 ले लूँ, ठीक ना, 0.1 अगर मैं लेता हूँ तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा, तो इसके स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा, 0.01 मिल जाएगा, जो कि इससे क्या चीज़ है और कम हो गया। अब इसका मैं क्यूब करूँगा तो क्या मिलेगा, 0.001 मिल जाएगा, है ना। और इसका अगर 4 करूँगा क्या होगा, इसके पावर 4 करूँगा तो 0.000 और ये 1 मिलेगा। तो ये क्या होते जा रहे हैं, और बहुत ही छोटे होते जा रहे हैं, मतलब नेग्लिजिबल होते जा रहे हैं। तो यही बोल रहे हैं इस टर्म में कि अगर हमारे पास जो एक्स है वो वेरी लेस देन 1 है, तो हमारे पास ओनली द फर्स्ट 2 टर्म, हम 2 टर्म्स को कंसिडर करेंगे। कौन कौन से टर्म को, 1 एंड एन एक्स, इस वाले टर्म्स को बस हम क्या करेंगे जी, कंसिडर करेंगे। बाकी टर्म्स में अगर स्क्वायर हम करते जाते, स्क्वायर क्यूब और इधर इसके एक्स पावर 4 होगा, ये टर्म जो है वो और बहुत ही कम वैल्यूज़ देंगे एक्स की, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो है वो नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू कि आपको इस चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब इट इज़ बिकॉज, यहाँ पर वही उसी को एक्सप्लेन किया गया। देखो, इट इज़ बिकॉज द वैल्यूज ऑफ द सेकेंड एंड द हायर ऑर्डर टर्म्स बिगिन वेरी स्मॉल, जो भी आपने एक एग्जांपल से देख लिया। कैन बी, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो द एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न अस, है ना। तो हम एक्सप्रेशन को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, 1 + x टू द पावर n है, उसको हम, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स ही क्या होगा आपका, सिग्निफिकेंट होगा। फर्स्ट 2 टर्म्स को ही हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो जो 1 + x टू द पावर n है, हम उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 + nx कर सकते हैं। कब? जब x इज़ वेरी लेस देन 1 रहेगा, ठीक ना, x इज़ वेरी लेस देन 1 रहेगा, तब हम जो है वो बाकी के हायर टर्म्स को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, है ना। और दूसरा देखो, 1 + x टू द पावर -n है ना। अगर 1 + x टू द पावर -n रहेगा तो हमें क्या करना है जी, 1 - nx कर देना है। जैसे यहाँ पर 1 + nx आया था, तो यहाँ पर 1 - nx आ जाएगा। वैसे अगर 1 - x टू द पावर ऑफ n रहेगा तो भी 1 - x आएगा, और 1 - x टू द पावर -n रहेगा तो हमें प्लस में ही देगा आंसर। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कैसे। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर भी प्लस है और इसके पावर में भी प्लस है, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 1 + nx मिलेगा। वैसे सेम अगर हमें यहाँ पर भी माइनस है और इधर भी माइनस ऊपर में, है ना, तो भी हमें क्या मिलेगा, सीरीज जो है वो प्लस के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन बट अगर अगर हमारे पास ये हुआ दूसरा कंडीशन और थर्ड कंडीशन कि एक में प्लस हो रहे हैं और एक में माइनस हो रहे हैं, चाहे आप अंदर में प्लस बोलो या ऊपर में प्लस बोलो, है ना, तो एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहे हैं, तो ये सीरीज जो है अल्टरनेटिव, अगर इसको आप एक्सपांड करते हो ना, तो इस तरीके से जाएगा, 1 - nx, ठीक है, 1 - nx प्लस n-1 n-1 अपॉन कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2x², इस तरीके से, और फिर माइनस आएगा। तो ये अल्टरनेटिव टर्म्स में जाएगा, 1 मतलब एक बार प्लस रहेगा, फिर एक बार माइनस आएगा, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस आएगा, इस तरीके से आगे जो है वो बढ़ता जाते हैं, क्लियर। तो आपको अभी यहाँ पर को क्या करना है, आपको यहाँ पर x इज लेस देन 1 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 टर्म्स को बस कंसिडर कर रहे हैं, क्लियर। तो ये जो 2 टर्म्स वाले जो वो है ना, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसको आपको यहाँ पर ब्रीफली बताया गया है ना। चलिए ना, इससे रिलेटेड हम जो है वो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल में आपको बोला गया है कि इवेलुएट 1001 टू द पावर ऑफ 1/3 अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। अब इसको हमें इवेलुएट करना है अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हम 1001 टू द पावर ऑफ 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम बाइनॉमियल एक्सपेंशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, है ना, सबसे पहले हम 1001 है ना, उसको हम लिख सकते हैं 1000 + 1। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर, क्योंकि अब 1 + x के फॉर्म में आपको लिखनी है, 1 + x टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में लिखनी है, और यहाँ पर जो x है वो 1 से क्या होना चाहिए जी, स्मॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1001 को 1000 + 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ से 10 को कॉमन निकालेंगे, 10 को कॉमन निकालेंगे, इसका मतलब क्या चीज़, पूरा 1000 को कॉमन निकालेंगे। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि देखो, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेना हम कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये आपके पास क्या था, 1000 है, और ये प्लस है, +1 टू द पावर ऑफ कितनी, 1/3। अगर हम इस पूरे ब्रैकेट से 1000 को अगर कॉमन निकालें, है ना, तो यहाँ से तो 1000 कॉमन निकलेगा, लेकिन ये जो है वो जब हम कॉमन बाहर इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 1000 को, तो क्या मिलेगा, मतलब ये ऐसे निकलेगा ना, 1000 टू द पावर ऑफ
3 ये कॉमन निकलेगा और अंदर में बच जाएगा हमारा 1000 को कॉमन निकाल दे तो 1 प्लस इसके पास 1000 नहीं था इसलिए हो जाएगा 1/1000 की पावर हो जाएगा 1/3। ये चीज़ें आपको समझ में कैसे मैंने किया है ना। 1000 को हमने क्या किया यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब इस 1000 को कौन से वाले 1000 को, इस 1000 को हम लिख सकते हैं कैसे, हम लिख सकते हैं 10 to the power of 3, 10 to the power of 3 और इसकी होल टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा जी, इसके होल टू द पावर ऑफ 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस ये वाले 3 और ये वाला 3 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये हमें दे देगा सिर्फ 10। तो यही जो 10 है, ये 10 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आया है। देखो यही जो 10 है वो मल्टीप्लाई में यहाँ पर आया है और अंदर जो आपके पास क्या हो गया, हमने 1000 को कॉमन निकाला तो 1000 की जगह क्या हो जाएगा 1 और ये जो है वो 1/1000 था वो इक्विवेलेंट होता है कि इसके 0.001 के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। क्लियर। तो हम जो है वो इसको क्या किए, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम इसको बायनॉमियल एक्सपांसन का जो फॉर्मूला है उसमें लाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो ये आपका 1 + x के फॉर्म में मिल गया, 1 + x टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में मिला। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1/3 है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है जी, x की वैल्यू जो है वो 0.001 है जो कि आपका 1 से बहुत ही कम है। तो हम यहाँ पर जो है वो बायनॉमियल एक्सपांसन को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। ओके है ना। तो अब हम जो बाइनोमियल फार्मूला जानते हैं कि 1 + x की पावर n इक्वल का होता है 1 + nx + nn-1/2 फैक्टोरियल x² और आगे इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि x की वैल्यू, यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू जो है 0.001 दिख रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया और n के वैल्यू जो है यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो हमें क्या मिल रहे हैं, 1/3 मिल रहे हैं। ठीक है, अब इस जो पूरा हमें लाना किसकी वैल्यू, इसके इसी को इवेल्युएट करना है ना। तो हम जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो इसको हम एक्सपांड करते हैं अंदर वाली चीज़ को यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 1 + nx, तो n हमारे पास कितना था जी 1/3 था, तो ये 1/3 हो गया और ये x की जगह हो गया। फिर यहाँ पर आपका nn-1/2 फैक्टोरियल होते हैं, तो ये n हो गया, ये n-1 हो गया, ये 2 फैक्टोरियल हो गया और ये x का स्क्वायर हो गया और इस तरह से आपके आगे सीरीज़ जो है वो चलता रहता है। क्लियर। अब हम जो है आगे देखते हैं, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो 10 आपका मल्टीप्लाई में था, 10 मल्टीप्लाई में है, ये 1 का 1 ही हो गया, ये 1/3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.00033 मिलेगा, है ना। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 फैक्टोरियल को सबसे पहले हम 2 × 1 कर लेंगे तो 2 × 1 यानी कि 2 ही मिलेगा। फिर इसको 1/3 - 1 को सॉल्व करेंगे और ये 0.001 का जो स्क्वायर है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है वो बेसिक रिजल्ट ये मिलेगा। क्लियर, ये मिल जाएगा अपने पास, है ना। फिर हम इसको अंदर की चीज़ों को सॉल्व करते जाते हैं, है ना। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ इसको प्लस करेंगे और 1 को प्लस करेंगे तो हमें अंदर में इतनी चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़, इसको जो हम जब इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ये, तो ये अप्रॉक्सीमेट है। क्यों अप्रॉक्सीमेट हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज़ को हम जो है वो आगे और बढ़ा सकते थे, है ना। तो आगे और बढ़ाते तो हमारे पास कुछ और चीज़ें मिलती, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस सीरीज़ को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हमें ये पता है कि जो x इज़ लेस देन 1 है तो हम हायर पावर करेंगे तो बहुत ही कम ही इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपके पास क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आंसर देगा। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये किसका आंसर हुआ, 1001 की टू द पावर 1/3 है, इसका आंसर जो है वो 10.003301। इसको आप थोड़ा सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, अपने पेंसिल से जो है वो सॉल्व करके देखिएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर। तो हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनॉमियल एक्सपांसन्स को यहाँ पर देख लिया, बाइनॉमियल एक्सपांसन्स का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल। ठीक है, अब हम जो है फिर आज यहीं तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।